हेलो एवरीवन। आज हम क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कौन कौन टॉपिक देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डेवलपमेंट के गोल, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सारी चीज़ों को देखेंगे, डेफिनीशंस। उसके बाद हम इनकम देखेंगे। इनकम में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। फिर हम कंपेयरिंग नेशंस और स्टेट्स, किस प्रकार से दो नेशन या दो स्टेट को की तुलना की जाती है, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में तुलना की जाती है, तो उस चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी के बारे में कि पब्लिक फैसिलिटी क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बाद आपको भी डाउट नहीं रहेगा डेवलपमेंट चैप्टर में, और आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर। जो हमारा चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और यह एक मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग है। मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग दैट मीन्स कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। किसके? तो डेवलपमेंट के। और इसका मतलब क्या होता है, मोटो क्या होता है? तो अचीव करना हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। मीन्स जितने भी सिटीजन हैं किसी भी देश में, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही लक्ष्य है डेवलपमेंट का। और इस डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा इसी चीज़ को की प्राप्ति करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट्स के द्वारा। या दूसरी तरह से हम देखें तो डेवलपमेंट को हम एक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। मतलब यह रुकता नहीं है, यह एक लेवल नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, उसके आगे आपको नहीं पहुँचना है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और इसमें क्या अटेन किया जाता है? तो इसमें ग्रोथ अटेन किया जाता है, प्रोग्रेस अटेन किया जाता है, सकारात्मक बदलाव अटेन किया जाता है। ग्रोथ मीन्स वही विकास, तरक्की, है ना। इन्हीं चीज़ों को की प्राप्ति करने की कोशिश की जाती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। अब क्यों कहा गया कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है? यह कंटिन्यूअस इसलिए है कि जब आप देखेंगे बांग्लादेश जैसे नेशन को, तो वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया को देखेंगे तो वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रहा है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहा है, मेडिसिन में, एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में, तो लगातार कर रहा है। इसलिए यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य क्या है, क्यों डेवलपमेंट होता है, या डेवलपमेंट करके क्या प्राप्त किया जाता है, क्या लक्ष्य होता है, तो हायर इनकम को अचीव करने का कोशिश किया जाता है। जहाँ तक इनकम का लेवल पहुँच गया है उससे ऊपर उठाना ही डेवलपमेंट का एक लक्ष्य है। इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स समान अधिकार सबको मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए किसी भी नेशन में, यह भी एक पर्पस है डेवलपमेंट का। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता किस आधार पे? तो जैसे जेंडर के बेसिस पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं को या बहुत सारे एससी एसटी जाति को स्वतंत्रता नहीं है हर प्रकार से, या उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी, महिलाओं को सेफ्टी, बच्चों को सेफ्टी, है ना। तो यह भी एक आयाम है डेवलपमेंट का। रिस्पेक्ट मीन्स वही डिग्निटी हो गया, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, या पिछड़े जनजातियों को, इन सबको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, उन्हें देनी होगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट का आयाम है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी डेवलपमेंट का एक आयाम है। तो ये सारे डेवलपमेंट के गोल्स हैं, लक्ष्य हैं कि डेवलपमेंट क्यों करी जाती है। तो इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जब हम डेवलपमेंट का बात करते हैं तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट गोल है वह अलग हो सकता है, यह निर्भर करता है पीपल के सिचुएशन पर। जैसे आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपका डेवलपमेंट गोल होगा टू अटेन हायर मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। वहीं अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है तो उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि प्रमोशन। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है गुड हेल्थ। तो अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है वह क्यों है? वह इसलिए है कि लाइफ सिचुएशन जो है अलग अलग पीपल का वह अलग अलग है। माने हर लोग अलग परिस्थिति में जी रहे हैं, इसलिए उनका जो गोल है वह अलग है। पीपल चूज थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम।
अब चूज जो वर्ड आया इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में चॉइस या प्रेफरेंस बड़ा महत्व रखता है कि हर व्यक्ति का अपना एक चॉइस है, एक चयन है, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है, या वो अपने परिस्थिति के हिसाब से ही चॉइस कर रहा है। जैसे कोई प्यासा है तो वो पानी को प्रेफर करेगा, वहीं कोई नशा लेने वाला व्यक्ति है तो वो अल्कोहल को प्रेफर कर सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ को प्रेफर करता है, तो चॉइस पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स। तो पीपल चूज थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, लोग वही चीज़ को चुनते हैं जो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी डेवलपमेंट अलग है। वाट में बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स, जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, विकास है, वह दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि विकास हो। जैसे अगर एक डैम का निर्माण कराया जाता है तो यह विकास का एक प्रतीक है। क्यों? क्योंकि इससे शहर के या बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन वहीं जो इलाका जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ के आसपास के लोग उन्हें माइग्रेट होना पड़ रहा है, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो रेसिडेंट है, वो बदल जा रहा है, तो उनके लिए यह डिस्ट्रक्शन है, एक प्रकार की बर्बादी है, त्रासदी है। लेकिन वहीं जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ वहाँ से उत्पादित हुई बिजली प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ के लिए यह डेवलपमेंट है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है एक के लिए है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी हो। नेक्स्ट टॉपिक, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो डेवलपमेंट को हम केवल मॉनेटरी टर्म में ही नहीं लेते हैं, केवल मटेरियल थिंग्स में ही कंसिडर नहीं करते हैं। डेवलपमेंट में मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों आता है। मटेरियल थिंग्स में क्या हुआ? पैसा या मटेरियल गुड्स दैट मीन्स लग्जरीज, जो आप के आमदनी के साथ बढ़ता जाता है। जब आपका आमदनी ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा उपभोग करना शुरू करते हैं, ज़्यादा लग्जरियस आइटम लेते हैं। आल्टो 800 से शुरू करते हैं, मर्सिडीज बेंज तक पहुंचते हैं या उससे भी ऊपर। वहीं नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या आता है? जो रिस्पेक्ट आता है, फ्रीडम आता है, सिक्योरिटी आता है, इक्वल ट्रीटमेंट आता है, हेल्थ आता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आता है। ये सारे नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जो कि विकास के प्रतीक ये भी हैं। तो मतलब आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी देश का इनकम बढ़ गया, किसी भी देश के पास ज़्यादा पैसा है तो वो डेवलप है, डेवलपमेंट कर रहा है वो। लेकिन डेवलपमेंट के और भी आयाम है, उन सारे फील्ड में भी उसे डेवलप करना होगा। वो सारे आयाम क्या हैं? तो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं और मटेरियल थिंग्स हैं। जब दोनों क्षेत्र को हम मिला दें, दोनों को मिला दें और इन दोनों में तरक्की हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि रियल मायने में, असली मायने में वह देश, वह इकोनॉमी तरक्की कर रहा है या डेवलपमेंट कर रहा है। जब हम इनकम और अदर गोल्स को देखते हैं तो इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि आमदनी जो है, आय जो है, वह किसी भी इकोनॉमी का के डेवलपमेंट को मेजर करने का बड़ा महत्वपूर्ण जरिया है। लेकिन केवल हाई इनकम ही लक्ष्य नहीं है डेवलपमेंट का, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हैं जो लक्ष्य है डेवलपमेंट का। क्या है डेवलपमेंट का और गोल इनकम के अलावा? तो यही रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारे नॉन मटेरियल थिंग्स, ये भी डेवलपमेंट के गोल हैं। तो डेवलपमेंट के गोल को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में कर सकते हैं। वन मटेरियल थिंग्स, अदर नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में पैसा है या गुड्स से रिलेटेड चीज़ आ गए, नॉन मटेरियल थिंग्स में वैसे चीज़ आ गए जो सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम मीन्स राष्ट्रीय आय की, तो यह क्या होता है? यह टोटल वैल्यू है जितने भी गुड्स और सर्विसेज उत्पादित किए जाते हैं किसी भी देश में किसी खास फिनंशियल ईयर में, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह मददगार साबित होता है क्या चीज़ करने में? किसी भी देश के तरक्की को मेजर करने में, मापने में मददगार साबित होता है। क्या चीज़? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो यह रेफ़र करता है किसी भी देश के क्षमता को कि वह वहाँ के नागरिक की जीवन स्तर को कितना ऊंचा उठा रहा है, या वहाँ के नागरिकों की जीवन स्तर क्या है। यही नेशनल डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय विकास है। जब हम एवरेज और पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, मीन्स औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, तो यह क्या है? यह ऑब्टेन किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है कैसे? तो उस देश के टोटल इनकम को जब हम डिवाइड करते हैं, किस चीज़ से? टोटल पॉपुलेशन से, वहाँ के टोटल पॉपुलेशन से, तब हमको प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम। हमें प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम, मीन्स टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ही पर कैपिटा इनकम है। अब वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग कैटेगरी में देशों को बांटा है। किन कैटेगरीज में? तो रिच कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में, मीन्स आमदनी के आधार पे, प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर कंट्रीज के
का 3 ग्रुप बनाया है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें रिच कंट्रीज, कैसे देशों को हम बोल सकते हैं अमीर देश, तो वैसे देश जहां का प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में 12,056 पर एनम है या इससे ज़्यादा है, वैसे देश को हम लोग रिच कंट्रीज बोलते हैं। मीन्स वैसे देश जहां प्रति व्यक्ति आय 12,056 US डॉलर है या उससे ज़्यादा है, वैसे देशों को हम लोग रिच कंट्रीज बोलते हैं। यह आंकड़ा 2017 के आधार पर लिया गया है। रिसेंट NCERT एडिशन में आप देखेंगे तो हो सकता है यह 25,000 US डॉलर भी हो, बढ़ा हुआ हो, तो आप इसे रिसेंट एडिशन में आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो रिच कंट्री क्या है? वैसे देश जहां का प्रति व्यक्ति आय 12,056 US डॉलर पर एनम है या उससे ज़्यादा है। वहीं जब हम लो इनकम कंट्रीज़ को देखते हैं तो वैसे देश जहां का पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 या इससे कम है, वैसे देशों को हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया की बात जब हम करते हैं तो इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो लो मिडिल इनकम कंट्री में रखा गया है। न यह ज़्यादा नीचे है न ज़्यादा ऊपर है, या बीच का है। और यहाँ का पर कैपिटा इनकम कितना है? तो US डॉलर 1820। यह 2017 के डेटा के अनुसार है। आप रिसेंट के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसी हिसाब से आप डेटा को मेमोराइज करेंगे। लेकिन कंसेप्ट यही है। जब हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सारे देश क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब क्या है कि मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल दोनों गोल्स अचीव होने चाहिए या दोनों गोल्स में तरक्की होना चाहिए। तो जब आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट सेटअप है वो मोनार्कियल है। वहाँ पे वीमेंस को फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हैं, जैसे जुडिशरी वगैरह, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं। मीडिया फ्री नहीं है, मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसलिए उन्हें हम डेवलप कंट्रीज़ के कैटेगरी में नहीं डालते हैं। वो रिच हैं नो डाउट, बट डेवलप नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ये सारे जो तथ्य हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए हैं। ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है कंट्री का, रिच कंट्री, पुअर कंट्री, मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में, तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। अब अगला पॉइंट है, वाई नेशनल इनकम इज नॉट ए परफेक्ट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। नेशनल इनकम को परफेक्ट पैमाना क्यों नहीं माना जाता है विकास का? इसलिए नहीं माना जाता है कि अलग अलग देशों की आबादी अलग है और टोटल इनकम जो है हमें यह नहीं बताती है कि औसत आय क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है। टोटल इनकम बस हमें ओवरव्यू देती है कि यह देश का इतना आमदनी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आमदनी कितना है यह नहीं बता पाता है। इसलिए यह परफेक्ट मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। तो हम क्या यूज करते हैं? एवरेज इनकम यूज करते हैं इसकी जगह पे, जो कि ज़्यादा सटीक है किससे? नेशनल इनकम से। अब सवाल आता है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। दो देशों या दो राज्यों के बीच में आप तुलना कैसे कर सकते हैं कि कोई देश ज़्यादा तरक्की कर रखा है, किसी राज्य ने ज़्यादा तरक्की कर रखा है? तो इसके लिए आप दो मेजर्स का यूज करते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। जब आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हॉलिस्टिक है, ज़्यादा हॉलिस्टिक मीन्स इसका ब्रॉड आयाम है, क्योंकि यह हर एक व्यक्ति पर फोकस कर लेता है। हालांकि यह भी 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ यह लगभग प्रत्येक व्यक्ति को टच करता है कि वह औसतन कितना कमा लेते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर व्यक्ति कंजम्पशन लेवल क्या होगा, क्योंकि जो जितना कमाता है उतना ही खर्च करता है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसके अलावा भी दो देशों या दो राज्यों को कंपेयर करने का और भी कुछ आयाम है। वो क्या क्या है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यह क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मीन्स वो सारे बच्चों की संख्या जो 1 साल की उम्र को पूरा करने से पहले मर जाते हैं, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन, 1000 जिंदा जीवित बच्चों पर। इसी का जो रेशियो प्राप्त हम करते हैं वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। यह भी एक पैमाना है दो कंट्रीज या दो स्टेट के बीच में तुलना करने का कि कौन ज़्यादा डेवलप है, कौन ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसके अलावा लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर जो है, यह इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड एबव, मतलब कितने शिक्षित हैं, कितने साक्षर हैं 7 साल या उससे ऊपर के उम्र के, इससे हम निकालते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? ये उपस्थिति दर जो है, अनुपात जो है वो, कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन
ऑफ 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, मीन्स 6 से 10 साल के उम्र के ग्रुप के बच्चे जितने स्कूल को अटेंड करते हैं, बाई में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 10 ईयर्स एज ग्रुप, तो जो रेशियो हमको प्राप्त होता है वही नेट अटेंडेंस रेशियो है। ये भी एक पैमाना है 2 स्टेट या 2 कंट्री को के बीच तुलना करने का। तो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट में एग्जांपल लिया गया है हरियाणा, केरला, बिहार का। जब उस चार्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे मायने में हरियाणा आगे है, खासकर आमदनी वगैरह के केस में, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं या इंडिकेटर्स है उसमें केरला का अच्छा परफॉर्मेंस है। तो केवल आप आमदनी को ही आधार नहीं मान सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है यह एक मल्टी डायमेंशनल अंडरटेकिंग है। कौन सा चीज़? डेवलपमेंट। तो आपको बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करने होंगे, तभी जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है या कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप है। जब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो सारे फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है? तो गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। वाई वी नीड पब्लिक फैसिलिटी? अब पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स। अब सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं खुद से, जैसे आप सरकारी अस्पताल नहीं खरीद सकते हैं, आप सड़क नहीं खरीद सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरी होती है। अब प्रश्न उठता है, मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू लिव वेल। पैसे से वो सारे चीज़ों को नहीं खरीदा जा सकता है जो हमें अच्छे से जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज मनी कैन नॉट बाई अस पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पैसा से आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसा से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। बिसाइड्स मनी, पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी, etc। पैसों के अलावा जीवन जीने के लिए अच्छा, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, सब आपको स्वतंत्रता हो, आपको सम्मान रहे मिले, ये सारी चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि पैसा से आप जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारे आप नहीं खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शॉर्ट में हम पीडीएस भी कहते हैं। यह एक व्यवस्था है जिसके तहत गरीब लोगों को, पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज प्रोवाइड किया जाता है लोअर प्राइस पे। लोअर प्राइस किसके कंपैरिजन में? तो मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। मीन्स बाज़ार में कोई चीज़ जितना में बिक रहा है उससे कम दाम पे गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इसी किस सिस्टम के तहत? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इसके तहत गेहूँ, चावल, दाल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, कहीं कहीं चीनी, इन सारे चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। सामान्य बोलचाल भाषा में इसे हम कोटा भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ का पीडीएस सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है, या कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ के पीडीएस सिस्टम काफ़ी डेवलप हैं, जैसे तमिलनाडु में अच्छा पीडीएस सिस्टम काम करता है। वहीं बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है या करता है। अब यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स। यह क्यों तैयार किया जाता है? तो यह एक पैमाना है डेवलपमेंट को मेजर करने का डिफरेंट ग्लोबली, और यह प्रिपेयर किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ए कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स विच आर यूज टू रैंक कंट्रीज। मीन्स यह क्या है? यह तैयार किया जाता है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है पर कैपिटा इनकम। ये सारे चीज़ों को यूज करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक इंडेक्स तैयार की जाती है। उसी को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स कहते हैं। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यह इंडेक्स किन पिलर्स पे आधारित है, किन किन चीज़ों पे आधारित है? तो लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर क्या है लोगों का, और यह जीवन स्तर हम जानते हैं कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है पर कैपिटा इनकम से। जिसका आमदनी ज़्यादा होगा वो उसका जीवन शैली ज़्यादा अच्छा होगा, जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ स्टेटस मीन्स स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब वगैरह क्या है। एजुकेशनल लेवल मीन्स लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं, कितने हट रहे हैं। तो इन सारे पिलर्स के आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला है कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति के वेट को जब हम डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से, उसके हाइट के स्क्वायर से,
तो हमको बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। यहाँ ध्यान यह देना है कि वेट को किलोग्राम और पाउंड में लेना है, वहीं हाइट को मीटर और फीट में लेना है। अब जब BMI किसी भी व्यक्ति का 18.5 से कम होगा तो वह व्यक्ति अंडर नूरिश्ड होगा। पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। इफ़ इट इज़ मोर देन 25, अगर उसका BMI 25 से ज़्यादा होगा तो पर्सन इज हाईली ओबीस। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वैसा डेवलपमेंट जो वर्तमान के समय का तो ज़रूरत पूरा करता ही है, साथ ही साथ वो भविष्य के ज़रूरतों को भी कुचलता नहीं है, वह भविष्य के संभावनाओं को भी ख़त्म नहीं करता है। उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा कर रहा है लेकिन भविष्य के आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं कर रहा है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, है ना, बुद्धिमानी पूर्वक यूज करना चाहिए, बचा के जुडिशियसली यूज करना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो दो रिपोर्ट है, एक UNDP बनाता है और एक वर्ल्ड बैंक, या जो मेजर करता है डेवलपमेंट को, है ना, UNDP और वर्ल्ड बैंक, वह उन दोनों के मेजरमेंट के तरीके में हम डिफरेंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। कि UNDP जो कंपेयर करता है नेशंस को, डिफरेंट नेशंस को या ग्लोबली, वो किन किन आधार पर करता है? तो लिटरेसी रेट के आधार पर करता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के आधार पर करता है, लोगों के हेल्थ स्टेटस के आधार पर करता है। वहीं वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है पर कैपिटा इनकम के आधार पर। UNDP रैंक करता है, माने जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के आधार पर। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट कंट्रीज को रैंक करता है रिच, मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्रीज के आधार पे। वहीं जहाँ पे UNDP एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें मनी के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। वहीं पे वर्ल्ड बैंक एक नैरो कंसेप्ट है, नैरो मीन्स छोटा सा कंसेप्ट है, जिसमें केवल कम फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, खासकर पर कैपिटा इनकम को ही इंक्लूड किया गया है। तो ये बेसिक अंतर है UNDP के जो मेथड हैं डेवलपमेंट को मेजर करने का और वर्ल्ड बैंक का जो मेथड है डेवलपमेंट को मेजर करने का। तो ये था हमारा चैप्टर से रिलेटेड सारा जानकारी। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जांपल्स। किस प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी है इंपॉर्टेंट है विकास के लिए, 3 एग्जांपल का इस्तेमाल करके आप एक्सप्लेन करिए। तो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा है, एग्जांपल आप NCERT टेक्स्ट को फॉलो करें। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन को बताइए, कि सीमा को बताइए एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो UNDP के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, अंतर बताइए। व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए। डैम वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप इस सारे सवाल का आंसर देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंपेयर इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2004। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको तुलना करना है अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो ये NCERT में चार्ट दिया है, आप वहाँ से तुलना कर लेंगे कि कौन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह वगैरह को यूज करके। और आप 2 स्टेट को भी कंपेयर कर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, केरला, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफाइन एवरेज इनकम, एवरेज इनकम क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन CBSE 10th बोर्ड में पूछे गए हैं, जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करें, आंसर को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।